भारत का एयर डिफेंस प्रोग्राम किस तरीके से शुरू हुआ था और अभी किस दौर से गुजर रहा है। एचएएल की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान डोनर 228 एयरक्राफ्ट की जो सी बेस्ड वेरिएंट के बारे में बताया गया था, अभी इसकी डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। एआईपी सिस्टम को सफलता के साथ टेस्ट करने के बाद भारत अभी अपनी खुद की इंडिजिनस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी बनाने के प्रोग्राम को शुरू करने वाला है। आखिर किस वजह से फ्रांस की तरफ से अभी जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के प्लान से पीछे हटने का फैसला किया जा रहा है। और अंत में बालाकोट और 27 फरवरी के हादसे के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से क्या सीख लिया है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की एयर डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके। आप सब जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम आज के दौर में एक देश के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, और सिर्फ अभी नहीं बल्कि जब से एरियल वॉरफेयर की शुरुआत हुआ है तब से इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ती गई है, ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट बेझिझक किसी भी देश के एयरस्पेस में जाके घुसपैठ ना कर पाए। अब भारत की बात करें तो भारत की तरफ से अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना एटीज के दौर में शुरू किया गया था, जिसका नाम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। सबसे पहले तो भारत की तरफ से एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया गया था, जिसका नाम त्रिशूल था। और इसके बाद भारत की तरफ से आकाश सरफेस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया गया था। 1985 में भारत ने अपनी पहली सरफेस मिसाइल सिस्टम यानी कि त्रिशूल की टेस्टिंग करना शुरू किया था, और तब एक अनगाइडेड वेरिएंट था। फिर 1990 में आकाश साम की टेस्टिंग करना शुरू किया गया था, लेकिन तब ना तो इनको सही तरीके से फंडिंग किया जा रहा था और ना ही हमारे पास पहले से सरफेस मिसाइल सिस्टम को बनाने का कोई खास अनुभव था, जिस वजह से शुरुआती दौर में जो टेस्टिंग किया जा रहा था उनमें से काफ़ी सारे फेल हो रहे थे। लेकिन फाइनली 2005 के बाद आकाश सरफेस मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट में कुछ खास चेंजेस किए गए थे, जिसके बाद इफेक्टिवली स्मॉल साइज के एयरक्राफ्ट या मूविंग टारगेट को इंटरसेप्ट करने लगा था, और इनका जो फेलियर रेट था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा था। लेकिन त्रिशूल प्रोग्राम में जो टेक्निकल इशू आ रहे थे इनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका, और फाइनली इसे एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर रखने का फैसला किया गया, और फिर 2008 में इसको ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। और लगभग 10 साल तक फेलियर और सक्सेस का सामना करने के बाद डीआरडीओ के अंदाजा लग गया था कि सरफेस मिसाइल सिस्टम किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, और इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से एक नहीं बल्कि कई सरफेस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया गया था, जिनमें से कुछ फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर भी डेवलप किए गए। 2015 में आपको याद होगा एमआरसाम को टेस्ट करना शुरू किया गया था, और उसके बाद 2017 में डीआरडीओ की तरफ से क्यूआरसाम की टेस्टिंग की गई थी। फिर 2019 में आकाश 1S सिस्टम की टेस्टिंग की गई थी, जो कि सिंगल शॉट इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी देती है, यानी कि शुरू से जब हम बार बार फेल हो रहे थे उससे सीखने के बाद अभी हम 1 शॉट 1 किल कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से 2021 में ही आकाश एनजी को और वीएलएसआर साम को टेस्ट करने की बात सामने आई है, और 2022 में डीआरडीओ की तरफ से वीएलएसआर साम की नेवल वेरिएंट को भी टेस्ट किया जाने वाला है। अब ये सभी तो शॉर्ट टू मीडियम रेंज क्लास की एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनको डीआरडीओ असल में एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की नेटवर्क को बनाने के लिए डेवलप कर रही है। साथ ही अभी डीआरडीओ की तरफ से एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि हमारी ईगल सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है। और अभी शॉर्ट रेंज की सिस्टम को छोड़ के डीआरडीओ अभी एक्सआर साम को भी इसी साल टेस्ट करने वाली है, जो कि एक लॉन्ग रेंज की सरफेस मिसाइल सिस्टम होने वाली है। और इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 350 किलोमीटर तक होने वाली है, जिसे अभी S-400 सिस्टम के साथ हम जॉइंटली ऑपरेट करने वाले हैं। अगला अपडेट एचएएल की डोनर 228 एयरक्राफ्ट को लेके। आप सबको याद होगा एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल की तरफ से अपनी डोनर 228 एयरक्राफ्ट की एक सी बेस्ड वेरिएंट को डेवलप करने की बात की गई थी। और डोनर एयरक्राफ्ट पहले से हमारे तीनों सर्विस में काफ़ी पॉपुलर है और वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमें एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत है, जिस वजह से हम जापान से US टॉय एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं, जिस वजह से अभी तक ये डील फाइनल नहीं हो पाया। इसी वजह से एचएएल की तरफ से इसका एक इंडिजिनस सोल्यूशन निकालने की फैसला किया जा रहा है।
और HAL अभी अपने दोनों एयरक्राफ्ट की मेन वेरिएंट को एक सी प्लेन में कन्वर्ट करना चाहती है, जिससे किसी भी अच्छे खासे स्ट्रीम से ऑपरेट किया जा सकेगा। यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आगे चल के मल्टीपल और के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और मेनली एम्फीबियस ऑपरेशन के दौरान ये काफी कारगर साबित होने वाला है, या फिर कार्गो पहुंचाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलिट्री के अलावा आगे चल के भारत की उड़ान स्कीम के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसी वजह से अभी HAL की तरफ से इसकी सी वेस्ट वेरिएंट को डेवलप करना शुरू कर दिया गया है और इसे अभी कानपुर की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन में बनाना शुरू किया गया है। HAL का कहना है कि वो आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ही इसकी कंप्लीट सी वेस्ट वेरिएंट की प्रोटोटाइप को डेवलप करके इसकी टेस्टिंग को शुरू करने वाले हैं। अब दोनों एयरक्राफ्ट की बात करें तो एक जर्मन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है जिसे HAL की तरफ से लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और अभी तक इसकी लगभग 125 यूनिट को भारत में बनाया जा चुका है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेके। आप सबको कल मैंने बताया था कि DRDO की तरफ से अभी अपनी AIP सबमरीन्स को टेस्ट किया जा रहा है और अभी ये सबमरीन्स में फिट होने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं। इसे अभी 2023 तक हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन में लगाना शुरू किया जाएगा और आज इसी क्लास की 3rd सबमरीन यानी कि INS करंज को भी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। लेकिन सिर्फ कन्वेंशनल सबमरीन नहीं बल्कि भारत अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी बनाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में अभी हाल ही में गुजरात में भी कंबाइंड कमांडर मीटिंग में डिस्कशन किया गया था और इस दौरान INS विक्रांत को भी जल्द ही नेवी में शामिल करने को लेकर डिस्कशन किया गया है और INS विक्रांत को नेवी में शामिल करने के ठीक बाद ही नेवी अभी पूरी तरीके से अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करने वाली है। अभी खास करके चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अपनी नेवी को मजबूत करने की बात की गई है। अभी टोटल साइज में चाइनीज नेवी यूनाइटेड स्टेट की नेवी को भी क्रॉस कर चुकी है और ज्यादा नहीं बल्कि 2023 तक ही चाइना की तरफ से अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने की उम्मीद किया जा रहा है और इसे काउंटर करने के लिए भारत को जल्दी से अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है और ऐसे सिचुएशन में स्पेशली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ज्यादा मायने रखने वाले हैं। और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ओकुला क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है और 2025 तक हम एक और सबमरीन को रशिया से लीज पर लेने वाले हैं, लेकिन ये अकेले चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाली है। अभी अगर INS विक्रांत को नेवी में शामिल किया गया तो ये ईस्टर्न साइड में डिप्लॉय किया जाएगा और INS विक्रमादित्य को वेस्टर्न साइड में तैनात किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में अभी दो न्यूक्लियर पावर सबमरीन को रखने का फैसला किया गया, जिसमें एक SSBN होने वाली और एक SSN होने वाली है। इसी वजह से नेवी अभी जल्दी से न्यूक्लियर सबमरीन को भी बनाने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि अभी भले ही हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद हो चुके हैं जिनको हम दोनों स्ट्राइक ग्रुप के साथ डिप्लॉय कर सकेंगे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद है यानी कि SSN मौजूद है, जिसको हम रशिया से लीज पर ले रखे हैं, जो कि आगे चल के हमको कम से कम ऐसे 6 से 12 सबमरीन की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट अपने दम पर ही अपनी एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रही है और अभी इसकी एक टेस्ट फ्लाइट को भी वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसा कुछ दिन पहले सुनने को मिला था। दूसरी तरफ यूके अपनी एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रही है और जर्मनी, फ्रांस और स्पेन एक साथ मिलकर अपनी खुद की 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं, जिसका नाम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS है। ये एयरक्राफ्ट अभी फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जॉइंटली डेवलप करने वाले थे और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2026 तक करने का प्लान किया गया था, जिसके बाद इसे वो 2040 तक फुली ऑपरेशनल करने वाले थे और यूरोपियन ओरिजिन यूरोफाइटर टाइफून या फिर रफाल को रिप्लेस करने वाला था। लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि इसमें कुछ दिक्कतें सामने आ गई है, क्योंकि फ्रांस अभी इसमें शामिल होना नहीं चाहता है और इस पूरे डेवलपमेंट प्रोग्राम में फ्रांस के पास जर्मनी और स्पेन के मुकाबले बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है और जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो इंजन को लेकर हो या फिर एवियोनिक्स सेक्शन को लेकर हो, इन सभी में ज़्यादातर फ्रांस की कंपनी है और अभी जर्मनी की तरफ से इन सिस्टम की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको लेकर डिमांड किया जा रहा था और इसे अभी फ्रांस उनके साथ शेयर करना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ पूरे प्रोग्राम में अभी जो डेवलपमेंट कॉस्ट होने वाली है वो लगभग $120 बिलियन होने वाली है, जो कि काफी बड़ी रकम है और ऐसे में इन तीनों देश इसको एक साथ मिलकर डेवलप कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से इस प्रोग्राम में वो और देशों को शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फ्रांस अभी किसी और देश के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक और दिक्कत FCAS प्रोग्राम की प्रोटोटाइप को लेकर आ रही है।
जहां पर पहले एक प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी 2 प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जिक्र किया जा रहा है, जिस वजह से फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो पा रहे। यहाँ पर फ्रांस के पास खुद का इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो खुद एयरक्राफ्ट को बना सकता है, लेकिन दिक्कत ये कि किसी भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने में फंड्स की काफी जरूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से फ्रांस अकेला इसे डेवलप नहीं कर सकता और उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी चांस ये कि फ्रांस या तो किसी और देश के साथ मिलकर अपनी खुद की 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाला है, या फिर फ्रांस आगे चल के यूके के टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी और स्पेन क्या करने वाले हैं, इसके बारे में कोई क्लियर डाटा अभी तक नहीं मिल पाया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसके अंदर अभी 11 एमुनेशन कैरियर बाजेस बनाए जाएंगे और इसमें एमुनेशन के तौर पर टॉर्पेडो या मिसाइल वगैरह कैरी किया जा सकेगा और इनको शॉर्ट में अभी ACTCM बाजेस बताया जा रहा है। सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने की एक MSME कंपनी है और इंडियन नेवी की तरफ से 5 मार्च को इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था और ऐसे वेसल को अभी वो बहुत ही जल्द मैन्युफैक्चर करके इंडियन नेवी को डिलीवर करने की बात सामने आई है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर, जैसे कि अभी ऑफिशियली भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव कम होने लगा है और दोनों ही तरफ से ट्रूप्स को पीछे लिया जा रहा है। भारत की पार्लियामेंट में अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि सभी फ्रिक्शन पॉइंट से अभी तनाव को कम किया जा रहा है और चाइना पीछे जा चुका है। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की एक मिलिट्री कमांडर एडमिरल फिलिप एस डेविडसन ने बताया कि चाइना अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सभी फ्रिक्शन पॉइंट से अपनी ट्रूप्स को रिड्यूस नहीं कर रहा है और अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना बिल्डअप कर रहा है। एडमिरल फिलिप यूनाइटेड स्टेट की इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ है और उन्होंने अभी यूनाइटेड स्टेट सीनेट के लिए प्रिपेयर किया गया एक रिपोर्ट में बताया है कि चाइना अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत बॉर्डर से पीछे नहीं गया और पूरी तरीके से चाइना पीछे नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हुई पूरी तनाव की वजह भारत को नहीं बल्कि चीन को बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी तनाव हुआ था इन सब के लिए चाइना जिम्मेदार है और चाइना ने जानबूझकर भारत के साथ तनाव को क्रिएट किया था और लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट वगैरह करके भारत को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से भारत को भी यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की जरूरत है और इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ होने के नाते वो अभी पूरी तरीके से चीन की सभी हरकतों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। अब सब जानते हैं कि 2019 में जब भारत की तरफ से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया गया था और उसके बाद 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच डॉग फाइट हुआ था, तो इन दोनों इंसिडेंट से भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। यानी कि इस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी अपनी कमजोरियों के बारे में पता चल गया था। हमें पता चला कि हमारे एयरक्राफ्ट में जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी हद तक पुराने हो चुके हैं और इनको अभी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और साथ ही हमें यह भी एहसास हो गया कि अभी हमको बेहतर VVR मिसाइल की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा दूरी से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट के साथ एंगेज हो सके। अब दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भी ये पता लग गया कि उनकी एयरफोर्स में अभी काफ़ी सारे लूप होल्स थे और अभी वो इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थे। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये था कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट उनकी एयरस्पेस में घुसपैठ करने के बाद स्ट्राइक करके वापस आ गए, लेकिन उनको पता तक नहीं चला था, जिससे साबित हो गया था कि उनकी रडार और एवेक्स सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर थी। इसी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से बालाकोट के तुरंत बाद ही एडिशनल एवेक्स को शामिल करना शुरू किया गया था और अभी वो लगभग 19 नए रडार स्टेशन को और मोबाइल ऑब्जर्वेशन सेंटर को भी सेटअप करने के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स में काफ़ी बड़ी मात्रा में मैन पावर को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 नए ऑफिसर और 4000 पर्सनल को शामिल किया गया है और ये पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल किए गए भर्तियों में से सबसे बड़ा इंक्रीज था, जिससे साफ होता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए सब भर्तियां किया जा रहा है और अभी वो कुछ नए वेपन्स को भी खरीदने की बात सामने आई, जिसके बारे में जल्द ही पता लगने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।